हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स का सॉइल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है और इसी रोल को ध्यान में रखते हुए हमने एनालिसिस ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ ग्लोमेलिन कंटेंट के बारे में। दोस्तों, एनालिसिस ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एनालिसिस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इन सॉइल सैंपल्स। तो दोस्तों, चलते हैं लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस में आज हम बात करेंगे प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे एनालाइज सैंपल्स के अंदर आप किस प्रकार से प्रोटीएज एंजाइम का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस के प्रिंसिपल के बारे में, और आज जिस मेथड के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे दैट मेथड वाज डेवलप्ड बाय लार्ड एंड बटलर इन 1972 एंड दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन सॉइल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जर्नल। आप वहां जाकर के इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पेपर का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो द प्रोटियोलाइटिक रिएक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल नाइट्रोजन टर्नओवर, बट देर आर वेरी फ्यू स्टडीज अवेलेबल ऑन ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ सॉइल प्रोटीएजेस। यानी कि प्रोटीएजेज एंजाइम्स दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन सॉइल नाइट्रोजन टर्नओवर, but till now very few studies are available on the origin, nature and functions of the soil protease enzymes. Further, most of the authors used copper reagent to estimate the amino acids and peptide released by the hydrolysis of added protein during the incubation period of 2 hours to as much as 3 days. Further, the optimum temperature for the incubation was observed at 60 degree Celsius temperature. यानी कि the incubation period will be 2 hours to 3 days and the temperature for the incubation will be 60 degree Celsius. The various factors like soil incubation temperature, moisture and salt content and the drying crucially affect the production and the stability of प्रोटीएज एंजाइम इन द सॉइल। यानी कि द इंक्यूबेशन पीरियड टेम्परेचर, दीज फैक्टर्स जो कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड साल्ट कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द कंडीशन, ड्राइंग कंडीशंस ऑफ द सॉइल, दे क्रूशियली अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इनटू द सॉइल। एंड द सबस्ट्रेट्स लाइक डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव्स हैव बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन द एसे ऑफ many protease enzymes into the soil. So friends, ये था प्रिंसिपल जिसमें बताया हमने आपको कि प्रोटियोलाइटिक रिएक्शंस जो होती है they play a crucial role in nitrogen turnover of the soil, but till now very few studies are available on the origin, nature and functions of the soil protease enzymes. Further, most of the authors have used the copper reagents to estimate the amino acids and peptide released by the hydrolysis of the added protein during the incubation period, and the temperature for the incubation is optimum observed at the 60 degree Celsius, and the various factors like the incubation temperature,
moisture and salt content present into the soil, and the drying condition of the soil crucially affect the production and stability of the protease enzymes. And the substrate like dipeptide derivatives have been successfully employed in the assay of many protease enzyme into the soil. So friends, ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोटेजेज एंजाइम एनालिसिस के लिए किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, रिएजेंट्स की अगर हम बात करें तो रिएजेंट में द फर्स्ट रिएजेंट विच इज रिक्वायर्ड इज द ट्रिस बफर। द ट्रिस बफर 50 millimolar tris buffer at pH 8.1. So to prepare the tris buffer of 50 millimolar strength, dissolve 6.05 grams of tris buffer in about 800 ml of distilled water and adjust the pH to 8.1 with the help of diluted hydrochloric acid, and then make up the volume to 1000 ml with the help of distilled water. The second reagent which is required is the 2% solution of sodium caseinate, and to prepare the 2% sodium caseinate solution, dissolve 10 grams of sodium caseinate in about 300 ml of tris buffer and adjust the pH to 8.1 with diluted either hydrochloric acid or sodium hydroxide, and then make up the volume to 500 ml with the help of tris buffer. The third reagent which is required is the 15% solution of trichloroacetic acid, and to prepare the 15% solution of trichloroacetic acid, dissolve 75 grams of trichloroacetic acid in about 300 ml of distilled water and then make up the volume to 500 ml with the distilled water. The fourth reagent required is the alkaline reagent, and to prepare the alkaline reagent, dilute 60 milliliters of 1 molar NaOH. So first you have to prepare the 1 molar NaOH solution, and for preparing the 1 molar NaOH solution, simply dissolve 40 grams of NaOH in 1000 ml of distilled water, and this will be the 1 molar solution of the your sodium hydroxide. And then for preparing the alkaline reagent, dilute 60 milliliters of 1 molar sodium hydroxide in about 150 ml of distilled water, and then add 50 grams of sodium carbonate Na2CO3, and then make up the volume to 1000 ml with the help of distilled water. The next reagent required is the copper sulfate solution, and to prepare the copper sulfate solution, dissolve 0.5 grams of copper sulfate in distilled water and then make up the volume to 100 ml with the distilled water. The next reagent required is the potassium sodium tartrate solution, and to prepare the potassium sodium tartrate solution, dissolve 1 gram of potassium sodium tartrate in distilled water and then make up the volume to 100 ml with the distilled water. The next reagent required is the alkaline copper sulfate potassium sodium tartrate. This alkaline solution was prepared by mixing the sodium hydroxide and sodium carbonate. Then copper sulfate solution was prepared, and then potassium sodium tartrate solution was prepared. So to prepare this mix reagent, mix 960 ml of sodium hydroxide and sodium carbonate solution with 20 ml of copper sulfate solution and 20 ml of sodium potassium tartrate solution. So this is the sodium hydroxide, sodium carbonate, copper sulfate, potassium sodium tartrate solution. 960 ml of sodium hydroxide and sodium carbonate solution, 20 ml of copper sulfate solution and 20 ml of sodium potassium tartrate solution. The next reagent is the Folin Thiocalteu solution, and to prepare the solution, dilute 167 ml of Folin reagent in 500 ml of distilled water. And the last reagent required is the tyrosine standard solution, and for preparing the tyrosine standard solution, dissolve 50 milligrams of D-tyrosine
in 100 ml of tris buffer। तो दोस्तों ये थे रिएजेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस के लिए फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में ट्रांसफर 1 ग्राम ऑफ फ्रेश सॉयल in 50 ml centrifuge tube in duplicates, means we have to take 2 sets of 1 gram each soil samples in 50 ml centrifuge tube, and then add 5 ml of tris buffer. Then after adding the 5 ml of tris buffer, add 5 ml of sodium caseinate in one set of samples. We have taken the 2 sets of samples, but we have to add the 5 ml of sodium caseinate in one set of the soil samples, and then stopper the tubes and then incubate it for 2 hours at 50 degrees Celsius temperature. After the incubation, add the 5 ml of sodium caseinate solution to another set of the soil samples, and then after adding the sodium caseinate to another set of soil samples, add 5 ml of trichloroacetic acid to both the sets of soil samples, and after adding the trichloroacetic acid, centrifuge the samples at 10,000 to 12,000 rpm for 10 minutes, and after centrifugation, pipette out 5 ml of aliquot in a 25 ml of volumetric flask, and then add 7.5 ml of alkaline reagent. After adding the alkaline reagent, incubate the soil samples at room temperature for 15 minutes, and then after the incubation, add 5 ml of Folin reagent, and after adding the Folin reagent, mix the samples thoroughly, and then filter the samples with Whatman number 2 filter paper, and then measure the green color intensity at 700 nanometer. So friends, this was the procedure for measuring the protease enzyme in soil, जिसमें हमने आपको बताया फर्स्ट टेक दी 1 gram of fresh soil sample in duplicate in a 50 ml centrifuge tube, then add 5 ml of tris buffer. After adding the tris buffer, add 5 ml of sodium caseinate in one set of soil samples, and after that stopper the tubes and then incubate the samples for 2 hours at 50 degrees Celsius temperature. After the incubation, add 5 ml of sodium caseinate to remaining sets of the sample, and then add 5 ml of trichloroacetic acid to both the sets of soil samples, and after that centrifuge the soil samples at 10,000 to 12,000 rpm for 10 minutes, and then pipette out 5 ml aliquot from the tubes in a 25 ml of volumetric flask, and then add 7.5 ml of alkaline reagent. After adding the alkaline reagent, incubate the samples at room temperature for 15 minutes, and after incubation, add 5 ml of Folin reagent, and then mix it thoroughly, and after mixing, filter it with Whatman number 2 filter paper, and then measure the green color intensity at 700 nanometer with the help of spectrophotometer. So friends, this was the procedure. अब हम बात करेंगे एनालाइज सैंपल्स के अंदर आपको किस प्रकार से प्रोटीएज एंजाइम का कैलकुलेशन करना है। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीएज एक्टिविटी इन माइक्रोग्राम टायरोसिन पर ग्राम ऑफ सॉयल पर 2 आवर ऑफ इंक्यूबेशन इज इक्वल टू C इंटू 25 डिवाइडेड बाई द सॉइल वेट। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीएज एक्टिविटी रिसीव्ड एट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रीडिंग, एंड 25 इज द डाइल्यूशन फैक्टर। अब ये 25 और ये जो C है ये कहां से आया, ये हम आपको बताते हैं। सो फर्स्ट आउट पिपेट आउट दी 0.5, 1, 1.5 and 2 ml of tyrosine in a glass tube of 50 ml capacity, 50 ml capacity की glass tube में लेंगे। Then add 5 ml of sodium caseinate, then add 5 ml of tris buffer, and after adding the tris buffer, add 5 ml of trichloroacetic acid, and then incubate the samples at room temperature for 15 minutes, and then add 2.5 ml of Folin reagent and 7.5 ml of NaOH sodium carbonate solution, and then mix it properly and filter with the
Wattman number 2 filter paper and measure the color intensity at 700. This is not 790, it is the 700 nanometer. And तो ये जो आपका आया, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो एब्जॉर्बेंस आपका आएगा और जो क्वांटिटी आपने ली, इससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ पे जो इंटरसेप्ट आएगा y बराबर mx प्लस c, इससे हम कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो कंसंट्रेशन है वो तो आप इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। 25 कहां से आया, 5 ml आपने सोडियम कैसिनेट लिया, 5 ml आपने क्रिस बफर लिया, तो 5 प्लस 5, देन 5 ml आपने PCA लिया, उसके बाद में 2.5 ml आपने आपका फॉलिन रिएजेंट लिया एंड 15 ml ऑफ आपने 7.5 आपने लिया NaOH सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये मिलाकर के हुआ आपका 25। तो ये दोस्तों इसकी कैलकुलेशन थी जिसमें प्रोटीएज एक्टिविटी इन माइक्रोग्राम टायरोसिन पर ग्राम ऑफ सॉइल per 2 hour of incubation is equal to concentration into dilution factor that is 25 divided by the soil weight। और ये इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर करेंगे। उस स्टैंडर्ड कर्व पर जो इंटरसेप्ट आएगा उस रिएक्शन से आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और जिस जिस क्वांटिटी में आपने जो भी रिएजेंट ऐड किया वो डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ सॉइल प्रोटीएज एंजाइम के बारे में। वीडियो में हमने आपको बताया प्रोटीएज एंजाइम एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, एंजाइम एनालिसिस के लिए किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और लास्ट में हमने आपको बताया एनालाइज सैंपल्स के अंदर आप किस प्रकार से प्रोटीएज एंजाइम का कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों एक अगले वीडियो में जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।